Hello students, now we are going to start our new chapter number 17 breathing and exchange of gases। ठीक है, ये भी ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट है। इससे पहले हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी का ही एक पार्ट पढ़ा था डाइजेशन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, है ना, जिसमें हमने पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन डिटेल स्टडी किया था। अब हम पढ़ेंगे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, जिसमें ब्रीथिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका एक जनरल सा इंट्रोडक्शन दिया है। ब्रीथिंग के प्रोसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये बहुत कॉमन सी बात है जो आई थिंक सबको पता होगी। ठीक है, तो प्रोसेस क्या होती है ब्रीथिंग की इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जनरल सी अगर हम बात करें तो, है ना, हमारे एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में जो मैकेनिज्म होता है ब्रीथिंग का, वो अलग अलग ग्रुप्स में होता है। मतलब कि डिपेंड करता है एनिमल्स पर, किस टाइप के एनिमल है उसमें किस टाइप का जो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हैबिटेट्स पर डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड करता है। जितने भी लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं लाइक स्पॉन्जेस, कोलेंट्रेट्स, फ्लैटवॉर्म्स, इनमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है, मतलब कि एक्सचेंज O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से होता है पूरे बॉडी सरफेस में। अब अगर हम अर्थवॉर्म की बात करें तो मोस्ट क्रिटिकल इंसेक्ट्स हैं, और जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनमें एक ट्यूब प्रेजेंट होती है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स, जो कि ट्रांसपोर्ट करती हैं एटमॉस्फेरिक एयर को पूरी बॉडी के अंदर। एक स्पेशल वेस्कुलराइड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं गिल्स। गिल्स जो है एक्वेटिक, बहुत सारे एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स जो होते हैं वो गिल्स के थ्रू जो है रेस्पिरेशन करते हैं। फिर वेस्कुलरी बैग्स जो होते हैं जिनको हम लंग्स कहते हैं, वो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म्स को यूज़ करते हैं, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनमें फिशेस जो हैं वो गिल्स यूज़ करती हैं। रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं वो लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ठीक है, जो एम्फीबियंस होते हैं जैसे कि फ्रॉग हो गया, ठीक है ना, वो पूरी थ्रू आउट द स्किन रेस्पायर करते हैं। जो मैमल्स होती हैं उनमें प्रॉपरली रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होता है। ठीक है, हमें पढ़ना है यहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी, मतलब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स हैं जिसमें दो पेयर्स हैं, हमारी नाक, ठीक है, ओपनिंग आउट अबाउट द अपर लिप्स। ठीक है, इट लीड्स टू द नेजल चैम्बर थ्रू द नेजल पैसेज। जो नेजल चैम्बर होता है वो कहाँ पर ओपन होता है, नेजोफेर्नेक्स में। ठीक है ना, जो कि फिरनेक्स का ही एक पोर्शन है। फिरनेक्स जो हमारे गले वाले पोर्शन में होता है। जो कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर का, नेसोफिरनेक्स कहाँ ओपन होता है, ग्लॉटिस में ओपन होता है, लिरनेक्स वाले पोर्शन में, कहाँ पर, ट्रेचिया के अंदर। ठीक है, और जो लिरनेक्स है वो क्या है, एक हमारा साउंड बॉक्स भी है, हम उसको साउंड बॉक्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वहीं से साउंड प्रोड्यूस होता है। वॉट एवर वी आर स्पीकिंग द साउंड इज प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ द लिरनेक्स, जहाँ पर एक कार्टिलेजियस बॉक्स प्रेजेंट है। ठीक है, स्वेलिंग अगर हो जाती है ग्लॉटिस की तो क्या होता है, एपीग्लॉटिस हम उसको कह सकते हैं। वो क्या करता है, फूड की एंट्री को प्रिवेंट कर देता है लिरनेक्स वाले पोर्शन में। ठीक है, देखो अगर इन शॉर्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, इट विल बिकम इजी टू अंडरस्टैंड, है ना। देखो इन शॉर्ट अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छे से समझें तो क्या है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में नॉस्ट्रल के पेयर होते हैं, फिरनेक्स होता है, लिरनेक्स होता है, ब्रॉन्ची होता है, ब्रोंकियोल्स होता है, और फाइनली टर्मिनेट्स इनटू द एल्वियोली। हमारे एल्वियोली के अंदर ये सब टर्मिनेट होते हैं। ठीक है, नजल चैम्बर जो होता है वो कहाँ पर ओपन होता है, फिरनेक्स में होता है। वो कहाँ तक जाता है, लिरनेक्स वाले पोर्शन में जाता है। लिरनेक्स में वॉइस बॉक्स होता है जिसको साउंड बॉक्स भी कहते हैं, जो कि साउंड के प्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल होता है। ट्रैकिया जो होता है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंकी होता है। ठीक है ना, इनिशियल ब्रोंकीज जो होते हैं वो क्या करते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स को सपोर्ट करते हैं, किसको प्रिवेंट करने के लिए, कोलैप्स, जो एब्सेंस ऑफ एयर में कोलैप्स होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए। दोनों दो ब्रोंकील्स होते हैं, ठीक है ना, वो कहाँ पर, इरेगुलर वॉल्ड में टर्मिनेटेड होते हैं, और कहाँ पर जाके जो है पूरी तरीके से टर्मिनेट होते हैं, एल्वियोली वाले पोर्शन में। ठीक है ना,
देखो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, इसमें सब दिया हुआ है। सी, ये है लारिंक्स वाला पोर्शन, ये ट्रैकिया, ये एपिग्लॉटिस, और ये ब्रोंकी वाला पोर्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट है जो ब्रांचिंग नेटवर्क होता है ब्रोंकियल, ब्रोंचियोल्स और एल्वियोली का, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं लंग्स, मतलब कि हमारा लंग्स वाला पोर्शन। ठीक है, दो लंग्स होती हैं जिस पे डबल लेयर होती है, जो होती है प्लूरा, प्लूरा की लेयर होती है जिसमें प्लूरल फ्लूइड होता है। ठीक है ना, जो कि फ्रिक्शन ऑफ लंग्स को रिड्यूस करता है, लंग्स के सरफेस पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादा फोर्स ना आए, इस तरीके से उसमें जो है उसकी फॉर्मेशन है उसकी। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पर है ये प्लूरा, ये बुक में ज़्यादा अच्छे से क्लियर डायग्राम है। ठीक है, सी, सी, ये एपिग्लॉटिस है। ठीक है, इसको एडम्स एप्पल जिसको कहते हैं। फिर लिनेक्स, ठीक है, ट्रैचिया, देन ये है प्लूरल मेम्ब्रेन जिसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, ये हमारी ब्रोंक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये एल्वियोलीज हैं। फिर ये टोटल इसको लंग्स हैं। ठीक है, लंग्स बोलते हैं। तो देखो रेस्पिरेशन में बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशंस बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, मतलब कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है अंदर आती है, और CO2 रिच एल्व्यूलर एयर इज रिलीज्ड आउट। जितनी भी CO2 रिच एल्व्यूलर एयर होती है, मतलब कि एल्व्यूले के अंदर जितनी भी CO2 कंटेनिंग एयर होती है वो रिलीज्ड आउट होती है। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस अक्रॉस द एल्व्यूलर मेम्ब्रेन, मतलब कि एल्व्यूलर मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। Which two gases are there? Oxygen and carbon dioxide. Then the transport of gases by the blood. Blood में transport होता है gases का. Then there is a diffusion of oxygen and carbon dioxide between the blood and the tissues. Different kind of tissues. Then it takes place to the utilization of oxygen. Oxygen is utilized by the cells of the catabolic reactions with the help of for the catabolic reactions of our body, है ना, in the form of energy and different activities that we perform, and the resultant release of CO2. CO2 is released outside the body. ठीक है ना। और नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीथिंग, मतलब कि ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है। ब्रीथिंग दो स्टेजेस में होती है, एक होती है इंस्पिरेशन, दूसरी होती है एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में जो एटमॉस्फेरिक एयर होती है वो बॉडी के अंदर एंटर होती है, और एक्सपिरेशन में जो एल्व्यूलर एयर होती है वो रिलीज्ड आउट होती है। जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो ऑक्सीजन कंटेन करती है, और जो एल्व्यूलर एयर होती है वो CO2 कंटेन करती है। जो मूवमेंट ऑफ एयर होता है लंग्स के अंदर, इनसाइड एंड आउटसाइड, वो किसके थ्रू होता है? एक प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है ना, प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है किसके किसके बीच में? लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस। इंस्पिरेशन कब हो सकता है? जब लंग्स के अंदर का प्रेशर लेस हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है ना, मतलब कि देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर होना चाहिए? नेगेटिव प्रेशर, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में जो लंग्स का प्रेशर है वो कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम एक्सपीरेशन की बात करें तो एक्सपीरेशन में क्या होता है? जस्ट वाइस वर्सा, मतलब कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो हाई होना चाहिए, और अनदर प्रेशर है ना, लंग्स का प्रेशर जो है वो हाई होना चाहिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो होना चाहिए। ठीक है, द डायपरजम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ द मसल्स दैट आर एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स, वो क्या करते हैं? ग्रेडियंट को जनरेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं। इंस्पिरेशन में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है डायपरजम के बीच में, जो कि वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है। ठीक है ना, एल्वियोलियस की वॉल्यूम को इंक्रीज कर देता है, जिससे एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस बोलते हैं। फिर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, वो रब्स को लिफ्ट करता है। ठीक है, स्टैटम जो है वो वॉल्यूम को इंक्रीज करता है थोरेसिस चैम्बर की, कहाँ पर? डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में। ओवरऑल इंक्रीज ऑफ थोरेसिस वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज ऑफ द पल्मोनरी वॉल्यूम।
मतलब कि वॉल्यूम इंक्रीज होना मतलब कि एरिया बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि हम इंस्पिरेशन मतलब कि अंदर की साइड इनहेल कर रहे हैं, तो एरिया बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए वहाँ पर, रिलैक्सेशन की प्रोसेस होना चाहिए। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम, जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डिक्रीज करना होता है, ठीक है। विच फोर्सेस द एयर फ्रॉम आउटसाइड टू मूव इनटू द लंग्स, जो कि बाहर की एयर का अगर प्रेशर कम होगा तभी वो अंदर की साइड आ सकती है ना। इसको हम बोलते हैं, यही है इंस्पिरेशन। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये इंस्पिरेशन के लिए। एयर एंटरिंग लंग्स, यहाँ से लंग्स में एयर एंटर हो रही है, वॉल्यूम जो है थोरैक्स का वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। रिब्स हैं वो भी रेज्ड हो गई थोड़ी सी, ये देखो रिब्स जो है रेज्ड हो गई, है ना। इसके बाद डायपरजम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। ये थी इंस्पिरेशन की बात। अब बात करेंगे कॉन्ट्रैक्शन की। वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स। हमारे एब्डोमेन के अंदर एबिलिटी है कि वो इंस्पिरेशन और कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे मसल्स की स्ट्रेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। एक एवरेज हेल्दी पर्सन जो है 12 to 16 टाइम 1 मिनट में ब्रीथ करता है। जो वॉल्यूम ऑफ एयर होती है ब्रीथिंग मूवमेंट्स की, वो मतलब हमारे जो ब्रीथिंग मूवमेंट्स हैं, मतलब कि कितना हमने ब्रीथ किया पर मिनट, उसको हम स्पायरोमीटर से मेज़र कर सकते हैं, ठीक है ना। एक क्लिनिकल असेसमेंट है वो पल्मोनरी फंक्शंस का, ठीक है। ये पहला वाला था इंस्पिरेशन का, और बी वाला जो है एक्सपिरेशन की बात हो रही है। इसमें देखो रिप्स जो हैं वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती हैं, और थ्रॉट जो है वो उसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और डायपरजम जो है वो रिलैक्सेशन के मोड में आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़, मतलब कि क्या वॉल्यूम है उसकी और क्या कैपेसिटीज़ हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।